नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम दोस्तों। शिवम चौधरी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। वैसे तो मैं ज्योतिष में मानता हूं, लेकिन जिस तरीके से आजकल लगभग ज्योतिषियों की बाढ़ सी आई हुई है, हर ज्योतिषाचार्य को नहीं मानता हूं। लेकिन पिछले कुछ समय से कुछ ज्योतिषाचार्यों की तरफ से एक प्रेडिक्शन है कि आने वाला जो कुछ समय है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार के लिए बहुत मुश्किल होने वाला है, या कहें पिछले 12 साल के पूरे कार्यकाल में सबसे मुश्किल दौर अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फेस करना है तो अगले 1 से 1.5 साल के अंदर करना है। कुछ ने तो क्लेम कर दिया कि शायद प्रधानमंत्री अपना कार्यकाल भी पूरा नहीं कर पाएंगे। अब कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, देखिए वो तो समय की बात है, वो एक अलग विषय है। लेकिन हाँ, जिस तरीके से चीजें आगे बढ़ती नजर आ रही हैं, अगला 1-1.5 साल इस सरकार के लिए निश्चित तौर पर सबसे कठिन होने वाला है। और यह लिटमस टेस्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व का कि किस तरीके से वो यहां से पार के आगे निकल सकते हैं, अपनी राजनीति को कैसे आगे बढ़ाएंगे। क्योंकि आज बात करूंगा उन 3 बड़े आंदोलनों की, या उन 3 बड़ी प्रॉब्लम की जो सरकार के सामने मुंह बाए खड़े हैं, और ये सरकार की पूर्व की नाकामी कह सकते हैं, शिथिलता कह सकते हैं, या असंवेदनशीलता कह सकते हैं। जो भी कारण कहिए, उसके कारण ही सरकार के सामने ये चीजें आकर खड़ी हुई हैं। और तीनों पे एक एक करके बात करूंगा। और अगर सही तरीके से बैठकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी कैपिटल का इस्तेमाल नहीं करते हैं, पॉलिटिकल कैपिटल का, और अपने नेतृत्व का उन्हें प्रदर्शन करना पड़ेगा, तो सरकार के लिए चीजें मुश्किल हो सकती हैं। पहला, यूजीसी। देखिए, बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो इस पे बोलने से बच रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है क्योंकि ये सही में एक हॉट पोटैटो है। एमएम नरवणे साहब ने किताब में लिखा ना कि मुझे एक हॉट पोटैटो पकड़ा दिया प्रधानमंत्री ने। ये यूजीसी इस सरकार के लिए सही में एक बड़ा हॉट पोटैटो है जो उनके हाथ में आ गया है। कुछ बोल रहे हैं, ज्यादातर नहीं बोल रहे हैं, लेकिन मुझे लगा कि यूजीसी के ऊपर अपना पक्ष रखना चाहिए और किस तरीके से सरकार के लिए यह प्रॉब्लमैटिक होने वाला है। सबसे पहली बात, जो यूजीसी है उस पे जो सरकार का निर्णय आया, जो ड्राफ्ट तैयार हुआ, जिसको लागू किया गया, निश्चित तौर पर सरकार ने वहां एक ब्लंडर किया। सरकार की तरफ से वो गलती थी। आप ये छोड़ दीजिए कि वो यूजीसी के जो यूजीसी के नियम है वो जनरल कास्ट के लिए किस तरीके से गलत थे, एससी एसटी ने क्या सोचा, वो मैं उस बहस में जा ही नहीं रहा। सबसे बड़ी बात यह है कि आपने जो नेचुरल लॉ ऑफ इक्वलिटी है उसका वायलेशन किया। आप उसके आर्टिकल 3C में यह लिख रहे हैं कि भैया जो इनजस्टिस होता है वो सिर्फ ओबीसी एससी एसटी के साथ होता है। आपको लिखना चाहिए था कि जिसके साथ भी इनजस्टिस होगा उसके लिए यह कमेटी काम करेगी। आपने लिखा कि ओबीसी एससी एसटी के लिए इनजस्टिस होगा तो कमेटी काम करेगी। आपको इक्वलिटी देनी है तो सभी के लिए दीजिए। यहां सरकार से एक चूक निश्चित तौर पर हुई है। और उसके बाद जब वो कमेटी बनती है, आपने कहा उसमें महिला रहेगी, दलित रहेगा, एससी एसटी रहेगा, ओबीसी रहेगा, सब रहेंगे। आपने ये नहीं कहा कि जनरल कास्ट का भी रहेगा। आप ये कहिए कि उसमें जनरल कास्ट का भी रहेगा। तो जिस तरीके से यूजीसी का ये ड्राफ्ट तैयार किया गया, यहां पर सरकार की तरफ से 2000% गलती हुई है। शायद गलती इतनी बड़ी है कि उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री डिफेंड नहीं कर पा रहे हैं, मध्य प्रदेश के मिनिस्टर साहब डिफेंड नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि यहां पर गलती हुई है। उसके बाद इस मैटर को इतना छोटा समझना कि शिक्षा मंत्री आकर यह कहें कि नहीं, किसी के साथ गड़बड़ी नहीं होने देंगे, और जिस दिन होएगी ना आप ये कहेंगे 1-2 केस पे क्यों जाते हैं। इससे काम नहीं चलेगा। और अब इस सरकार के साथ दिक्कत यह हो गई है कि अगर वो यूजीसी का कानून वापस लेती है तो जो एससी एसटी है, जो ओबीसी के नेता हैं, वो ये कहेंगे कि देखिए हमारे साथ गलत हो गया है, और इसलिए ये सुप्रीम कोर्ट में गया और सुप्रीम कोर्ट में जाके स्टे लग गया। अब आप ये कह रहे हैं कि भैया ये सब्जुडिस है, हम नहीं बोलेंगे। आप इस तर्क से भी नहीं बच सकते, क्योंकि जो एससी एसटी का कानून था, इसी सुप्रीम कोर्ट ने उसको क्वेश किया था, और आपने संसद में जाकर उसे और स्ट्रिंजेंट बना दिया। तो क्या गारंटी है कि जब सुप्रीम कोर्ट इस यूजीसी को खत्म कर देगी, आप वापस नहीं कर देंगे?
इसलिए सरकार के लिए यह बहुत मुश्किल सिचुएशन है, और ज्यादा मुश्किल स्थिति यह हो गई है कि इसमें जो सही आवाज है जनरल कास्ट की या जिसकी भी, जो भी इसके विरोध में है, और निश्चित तौर पर जो ये हुआ है, अब दिक्कत ये है कि उन सब में से जिस तरीके से जातिवादी नेता खड़े हो गए हैं, वो स्थिति को और गंभीर बना रहे हैं। कहीं पे कोई अर्चना तिवारी खड़ा हो जाती है और कह रही है अब हमें अलग देश की मांग चाहिए, तो दूसरी तरफ से कोई लक्ष्मण यादव खड़ा हो जाता है, कहता है कि नहीं, हमारे ऊपर तो 5000 साल से त्रासदी हुई है, हमारे साथ तो 5000 साल से गलत हुआ है। यहां पर जिस तरीके से अब राजनीति हावी होने वाली है और यहां से स्थितियां बिगड़ने वाली हैं, कि सरकार को तय करना होगा कि उससे कैसे बाहर निकलना है, क्योंकि सरकार ने यहां पर गलती की है। और इसमें माहौल इसलिए और खराब हो रहा है क्योंकि हर कोई भावनाओं में है। कोई गाली दे रहा है मंत्री को, कोई जाकर प्रोटेस्ट कर रहा है। देखिए, आपको प्रोटेस्ट करना है, निश्चित तौर पर कीजिए, जिसको भी गलत लग रहा है, मुझे खुद गलत लग रहा है, अपने स्तर पर जहां पर भी हो इसका प्रोटेस्ट होना चाहिए। सरकार ने गलती की है, लेकिन अब जिस तरीके से इसका इस्तेमाल किया जाएगा देश में एक अलग आग लगाने के लिए, आप अपने YouTube पर जाइए, जिस तरीके से एल्गोरिथम, YouTube छोड़ दीजिए, आप किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जाइए, जिस तरीके से एल्गोरिथम को बूस्ट किया जा रहा है और आपको आपके पक्ष की जो भावनात्मक चीजें हैं वो दिखाई जाएंगी, या दूसरे पक्ष ने क्या आपके लिए गलत बोला ये दिखाया जाएगा, और हर जाति का नेता अब इसमें खड़ा होगा। और स्थिति, और सवाल यह है, हर कोई ये कह रहा है कि मेरी जाति के साथ गलत हुआ। मैं देखिए यूजीसी को डिफेंड नहीं कर रहा, मैं पहले ही कह रहा हूं यूजीसी पे सरकार ने गलत किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसको ओन करना पड़ेगा, सरकार को ओन करना पड़ेगा, और धर्मेंद्र प्रधान से काम नहीं चलेगा। सरकार में से किसी बड़े को, प्रधानमंत्री हो, अमित शाह हो, राजनाथ सिंह हो, कोई भी ऐसे रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति को सामने आकर इसको ओन करना पड़ेगा और स्पष्ट करना पड़ेगा। आप किसान आंदोलन में आए, वो भले ही वो गलती थी आपकी, लेकिन आए, आपने ओन किया, इसको वापस लिया। ऐसे ही यूजीसी पे आपको ओन करना पड़ेगा कि गलती हुई है। और यही एक बड़े लीडर की पहचान है कि किस तरीके से आप ये कहें कि नहीं, मैंने इस चीज को इस तरीके से सोच के चला, ये गलती हो गई है, समाज ने इसका विरोध किया, समाज इसको नहीं चाहता है, ठीक है, देश नहीं चाहता, मैं इस चीज को नहीं करता और वापस कर रहा हूं। ये आपको करना पड़ेगा। लेकिन जब तक आप ये नहीं करेंगे, जब तक आपका कम्युनिकेशन गैप रहेगा, जब तक आप चुप रहेंगे, जब तक आप इसे ओन नहीं करेंगे, तो जो बैठे हैं लोग इसका इस्तेमाल करने, वो करेंगे। क्या होने लगा माहौल अब कि हम योगी आदित्यनाथ को इसका सबक सिखाएंगे। इन लोगों को चुनाव तो असम में भी है, बंगाल में भी है, वहां नहीं करना है, क्योंकि इनको पता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद अगर इस पार्टी में कोई रिप्लेसमेंट है, कोई आ सकता है या जिसके आने की प्रबल संभावनाएं हैं, वो योगी आदित्यनाथ है, तो उसका खेल खराब कीजिए। कोई बंगाल में नहीं कह रहा इस बात को, योगी आदित्यनाथ के लिए सब कह रहे हैं, और जातिवादी संगठन खड़े हो गए हैं। और मेरा सवाल यह है कि कौन सी ऐसी जाति है जो ये नहीं कहती कि मेरे साथ गलत हुआ, सबके साथ गलत हुआ, सब ये कह रहे हैं। और जातियों में जिस तरीके से भेद खड़ा किया जा रहा है, अगर प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश का कुर्मी बन जाता है तो लोग कहते हैं कि हमारे साथ गलत हो गया। किसी पार्टी, किसी जिले में कोई जिलाध्यक्ष जाट बन जाता है तो त्यागी और सैनी कहते हैं हमारे साथ गलत हो गया। अगर ठाकुर को मुख्यमंत्री बना दिया जाता है तो ब्राह्मणों के साथ गलत हो गया। अगर ब्राह्मण मान लीजिए मंत्री बन जाते हैं तो ठाकुर कहते हैं कि हमारी नहीं सुनी जा रही। तो कौन सी ऐसी जाति है जो आपस में नहीं लड़ रही? लेकिन आपने उस फ्यूल को उन्हें हाथ में दे दिया यूजीसी के नाम पर कि अब वो और भेद बढ़ेगा। 2024 के चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में जातीय जो ट्विटर हैंडल हैं, अलग अलग तरह के हैंडल हैं, जिस तरीके से उन्होंने माहौल बनाया, उसने नुकसान पहुंचाया आपकी सरकार को। उसमें एक हिस्सा जो 240 आए हैं उसका भी है। और योगी आदित्यनाथ इसे भली भांति समझते थे, इसलिए उन्होंने कहा कि जातीय आधार पर होने वाले राजनीतिक सम्मेलनों पर बैन लगेगा। वो व्यक्ति समझ रहा है इस बात को, लेकिन आपसे गलती हुई है। और सवाल उन सब लोगों से भी है जो इसका विरोध कर रहे हैं और अलग देश मांगने लगे हैं। कोई कह रहा है जिसकी जितनी जनसंख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी, वो 85% मांग रहा है। तो कहां तक रुकेगी ये एक्सट्रीम? लेकिन आपने वो मौका दिया उन्हें उस एक्सट्रीम पे जाने के लिए। विरोध कीजिए,
लेकिन सीमाओं में रहकर सभी के लिए। क्योंकि एक घटना मंडल के समय में एक छात्र ने आग लगा ली थी अपने को दिल्ली में, और वहां से देखिए किस तरीके से हिंसा भड़क गई थी। उसी समय का इंतजार है। गलती सरकार से हुई, लेकिन उस गलती का फायदा उठाने के लिए इतने लोग बैठे हैं फिलहाल कि जब वो एक बार आउट ऑफ हैंड होगी ना, आप संभाल नहीं पाएंगे। क्योंकि जिस तरीके से तुष्टीकरण और संतुष्टीकरण चल रहा है हर पक्ष का, मैं किसी एक पक्ष की बात नहीं कर रहा, हर पक्ष का चल रहा है, जिसको जहां मौका मिल रहा है वो वहां कर रहा है। इसलिए ये यूजीसी मुद्दा आज ये स्थिति आ गई है। और जो लोग सवाल कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने ये गलत किया, निश्चित तौर पर गलत किया, लेकिन सवाल यह है कि जो ये राजनीतिक पार्टियां हैं, बीजेपी है, कांग्रेस है, कोई भी है, राजनीति और राजनेता वैसा होता है जैसा समाज होता है। क्या समाज में बैठे लोगों ने भगवान नहीं बांट लिए? ब्राह्मण नहीं कहते कि परशुराम हमारा भगवान है। अब परशुराम जयंती मनाने के लिए सिर्फ ब्राह्मण समाज आता है। जाटों ने नहीं कहना शुरू कर दिया कि भैया महाराजा सूरजमल हमारे राजा हैं। वो तो सबके थे, परशुराम सबके थे, लेकिन जातियों ने बांट लिए। महाराणा प्रताप ठाकुरों के हो गए, फिर राजा सोहेल देव किसी और ने बांट लिया, वाल्मीकि किसी और ने बांट लिया, हनुमान जी किसी ने बांट लिए, शिव जी किसी ने बांट लिए, गणेश जी किसी एक खास प्रदेश ने बांट लिए। तो जब समाज ने ही खुद विघटन अपने बीच में तैयार किया, तो भैया आप फिर इन लोगों को गाली दे रहे हैं। तो गलती हर तरफ से है। यूजीसी पे किसी ने कहा यूजीसी पे बनाइए, निश्चित तौर पर कह रहा हूं यूजीसी पे गलती हर तरफ से है। समाज ने अपने बीच में वो विघटन शुरू किया, राजनेताओं ने फायदा उठाया, और आज ये स्थिति आ गई है कि देश की निर्वाचित सरकार को समझ नहीं आ रहा कि दाएं झाके कि बाएं झाके। आप, क्योंकि इस सरकार की भी ये गलती है, एक व्यक्ति को आपने महात्मा गांधी के समकक्ष तैयार किया कि भैया हमें महात्मा गांधी का ऑल्टरनेट तैयार करना है, और आपने एक व्यक्ति को बहुत बड़ा बना दिया। निश्चित तौर पर योगदान होगा, लेकिन क्या बाकी सबका नहीं था? सबका था। उसी तुष्टीकरण और संतुष्टीकरण की बात कर रहा हूं। हर एक का समान योगदान है, सभी को समय दीजिए, एक तरफा मत चलिए। और दूसरी चीज, बीजेपी जिस जातीय पिच पर खेलना चाह रही है वो उसका होम टर्फ नहीं है। हिंदुत्व पर बात कीजिए। आपने कहा हिंदुत्व के नाम पर हम आप सबको जोड़ रहे हैं, पब्लिक आपके साथ आई, और उसके बाद आप जातीय आधार पर आने लगे। आप कहने लगे अरे प्रधानमंत्री ओबीसी दिया, राष्ट्रपति SC ST दिया, उपराष्ट्रपति हमने ओबीसी दिया। मैं भी कहता था, हो सकता है मेरी भी गलती है, लेकिन आपने ही लोगों को बताना शुरू किया ना। आपने तो नहीं कहा कि मैंने एक मेरिट आधारित एक भारत के नागरिक को मैंने ये जगह दी, या गरीब को दी, पिछड़े को दी। आपने कहा कि ओबीसी आ गया जी, यहां SC ST। गलतियां शुरू आपने की, आप उस टर्फ पर जाके उतरे, अब आपको झेलना पड़ रहा है। तो जो ये यूजीसी का मुद्दा है ना, निश्चित तौर पर इस सरकार के लिए गले की फांस है। अब दिक्कत क्या है? मान लीजिए यूजीसी सुप्रीम कोर्ट कैंसिल कर देती है, और करेगी क्योंकि बेसिक लॉ ऑफ इक्वालिटी के खिलाफ है। फिर क्या होगा? जितने भी SC ST संगठन के जितने भी झंडा बरदार हैं, भले ही वो समाज को फर्क नहीं पड़ेगा, वो समाज नहीं कहेगा, क्योंकि आपको यही तो लिखना है कि जिसके साथ भी भेदभाव हो कैंपस में, सबके खिलाफ एक्शन हो। लेकिन आपने ये कह दिया कि इन्हीं के होगा, समाज नहीं कहेगा। लेकिन वो लोग कहेंगे, क्योंकि वो ग्राउंड की ये नहीं बताएंगे यूजीसी में क्या कमी है। हाँ, वो ये कहेंगे कि देखो यूजीसी हटा दिया, तुम्हारे लिए आया था, और पब्लिक उत्तर पड़ेगी। कैसे संभालेंगे आप उसे? 16 फरवरी से लेकर 20 फरवरी के बीच दिल्ली के अंदर AI समिट हो रही है, जिसमें पूरी दुनिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष आने, मतलब बड़े बड़े लोग आने वाले हैं। बड़ी बड़ी कंपनियों के CEO से लेकर इमैनुअल मैक्रो और पता नहीं कौन कौन आ रहा है। पिछली बार जब डोनाल्ड ट्रंप आया था ना दिल्ली के अंदर, तो क्या हुआ था? सबने देखा। तो क्या इस यूजीसी का बहाना उठाकर एक छोटी सी घटना आपके लिए असहज स्थिति क्रिएट नहीं कर सकती है? तो इसलिए इस सरकार के लिए निश्चित तौर पर जो यूजीसी का मुद्दा है, एक बड़ा मुश्किल मुद्दा होने वाला है। सरकार को बैठकर सभी स्टेक होल्डरों को लेकर इसे सॉल्व करना पड़ेगा। लेकिन जो किया, ब्लंडर किया। अब सब कह रहे हैं कि वहां से पैसा है, ये है, वो है, सब कुछ हो रहा है। आपने गलती की, लेकिन उसका इस्तेमाल अब सब करेंगे। और मेरा सवाल उन सभी लोगों से भी है जो ये कह रहे हैं ना कि हम बीजेपी छोड़ देंगे,
और बीजेपी को सबक सिखाएंगे, निश्चित तौर पर सिखाइए, आपका मताधिकार है, डेमोक्रेसी, आप जैसे चाहें बीजेपी को सबक सिखाएं, और सिखाना चाहिए, अगर आपको लगता है तो लोग सिखाइए। लेकिन सवाल सिर्फ एक है, कितनी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी हैं, यह भी सोचिएगा, कि जिन्होंने इस मुद्दे को लेकर आपका समर्थन किया है। समाजवादी पार्टी है, कांग्रेस है, आरजेडी है, कौन सी ऐसी पार्टी है जिसने कहा कि जनरल कास्ट के साथ गलत हुआ या बेसिक लॉ ऑफ इक्वालिटी का उल्लंघन है और हम आपके साथ खड़े हैं? सवाल यह भी पूछिएगा उन लोगों से, कोई नहीं बोलेगा। जेएनयू में पूरा का पूरा जो उनका वो है ना टीम, सस्पेंड कर दी गई जेएनयू प्रशासन के द्वारा, सारे लेफ्टिस्ट थे, एक भी नहीं बोला लेफ्टिस्ट इकोसिस्टम से। क्यों? क्योंकि सारे के सारे खास कम्युनिटी के से थे, मतलब सारे जनरल कास्ट से आते थे। मेरा सिर्फ ये अनुरोध है, कितना भी विरोध कीजिए, जिसका करना है कीजिए, लेकिन उस विरोध को, अपने उस आंदोलन को, उस विरोध को हाईजेक मत होने दीजिए कि कुछ लोग उसका नाम लेकर देश में आग लगाने का काम करें। और यह ना हो कि यहां पर ऐसी वीडियोस, रील्स वायरल हो कि एससी एसटी समाज का व्यक्ति ब्राह्मण को गाली दे रहा है, जनरल कास्ट का व्यक्ति उन्हें गाली दे रहा है, और वायरल हो रही है कि 5000 साल से पानी नहीं पिया तो तुम जिंदा कैसे हो? अरे भैया, क्यों बोलना है? तुम्हारी अपनी मांग है, तुम अपनी उठाओ। एससी एसटी वालों की अपनी है, तुम अपनी उठाओ। ये क्या कहना है कि तू ये है, तू ये है? भैया यही तो है। ऐसी चीजें वायरल होंगी और फिर भावनाएं जागृत होंगी और हो गया काम। और यही एजेंडा है। कहीं वो करेंगे, कहीं आपकी गलतियों का लोग वो फायदा उठाएंगे। आपको इससे बचना है। दूसरा, जो बड़ा आंदोलन सरकार के सामने या बड़ी प्रॉब्लम सरकार के सामने खड़ी होनी है, वो है किसान आंदोलन 3.0। क्योंकि जिस तरीके से ट्रेड डील हुई नहीं, फ्रेमवर्क तैयार हुआ, अभी ट्रेड डील हुई नहीं, सिग्नेचर हुए नहीं है। एग्जैक्टली क्या है ट्रेड डील में, एग्जैक्ट फाइन प्रिंट क्या है, वो भी सामने नहीं आया है। लेकिन तैयारी और वो पिच तैयार करनी शुरू कर दिया है। योगेंद्र यादव कहता था ना 2022 के यूपी के चुनाव से पहले, उस दौरान, कि हमने तो पिच तैयार कर दी थी, अखिलेश यादव नहीं खेल पाए। वो पिच के ऊपर दोबारा से रोलर और फेरा जा रहा है, दोबारा से उसके ऊपर पानी डाला जा रहा है, और वो किया जा रहा है जो ट्रेड डील है ना उसके नाम पर, कि भैया ट्रेड डील में भारत ने अपनी डेयरी इंडस्ट्री अमेरिका के हाथ में रख दिया। मेरा सवाल यह है कि आपको कैसे पता कि ट्रेड डील में भारत ने अपनी डेयरी इंडस्ट्री सामने रख दिया? जो चीज पहले से भारत में बाहर से आती हैं, सिर्फ वो ही अभी भी ओपन है, बाकी सब कुछ बंद है। थोड़ा बहुत मक्का वक्का आ रहा है, वो भी इथेनॉल बनाने के लिए आ रहा है। क्योंकि भारत को पता है कि जीएम क्रॉप अगर भारत में आ गए तो भारत का जो 70% आबादी है, 60 से 70%, जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली खेती पर निर्भर है, और जो बाकी बची आबादी है जो उसको खाती है, उसके साथ क्या होगा? लेकिन आपको पिछली बार भी हाफ बेक डेटा के नाम पर आपने किसान आंदोलन खड़ा किया, इस बार भी वही प्रयास है। राहुल गांधी से पूरी टीम मिली है, किसान नेता तथाकथित, लेकिन ज्यादातर उसी इकोसिस्टम के निकले हुए हैं। अब ये जत्थेबंदियां बनाकर किसान आंदोलन के नाम पर दिल्ली को घेरेंगे। देखिए, टेस्ट है, अगर यूजीसी का फीवर आगे बढ़ता है, यूजीसी का मुद्दा बड़ा बन जाता है, तो इसे थोड़ा सा नीचे कर दिया जाएगा। अगर वो कहीं थोड़ा सा बैठता नजर आता है तो इसको बढ़ा दिया जाएगा, और ये चलेगा, ये कांस्टेंट प्रयास है। यहां पर भी सरकार का दोबारा टेस्ट है कि क्या फिर दिल्ली अराजकता की भेंट चढ़ेगी, क्या फिर से दिल्ली उस अराजकता के माहौल में जाकर खड़ी हो जाएगी जो हमने आज से 3-4 साल पहले देखा। और सारे के सारे इकट्ठे हो गए हैं कि मोदी ने ऐसा कर दिया है, वो ऐसा कर दिया है, और पूरा का पूरा प्रोपेगेंडा शुरू हो गया कि अमूल डेयरी के प्रोडक्ट उठाए, मदर डेयरी के उठाए, इसके उठाए, अरे देखिए इसमें इतना बैक्टीरिया है, उसमें उतना बैक्टीरिया है, और उसकी रिपोर्ट सार्वजनिक की जा रही है। क्यों किया जा रहा है? भारत के डेयरी इंडस्ट्री को खराब करो, उसका नाम बदनाम करो, ताकि बाहर से आने वाली जो डेयरी प्रोडक्ट है, अगर अब आए कभी, अभी तो मना है, कि उसके लिए माहौल तैयार करो। भैया भारत का अच्छा नहीं है, अमेरिका वाला मंगाएंगे इंपोर्टेड। ये नहीं बताएंगे किस कंडीशन में आपने टेस्ट किया, ये नहीं बताएंगे चेन ऑफ कस्टडी क्या थी, ये नहीं बताएंगे किन मानकों पे आपने वो रिपोर्ट जारी की है, क्या सही टेम्परेचर मेंटेन किए गए थे, कुछ नहीं। अमूल में बैक्टीरिया है।
जो देश सबसे ज्यादा डेयरी पे डिपेंडेंट है, उसके साथ हमने एफटी किया, न्यूजीलैंड के साथ। हमने उसका डेयरी प्रोडक्ट भारत में अलाउ नहीं किया कि जिसकी पूरी की पूरी इंडस्ट्री डेयरी पे डिपेंडेंट है। हम अमेरिका को कैसे करेंगे, वेस्ट को कैसे करेंगे? लेकिन नहीं, माहौल तैयार करना है। और फायदा किसका है? पिछली बार केजरीवाल ने किया, पंजाब में फायदा मिला। और पिछली बार 32 जत्थेबंदियों में से 22 ने जाकर पंजाब में चुनाव लड़ा। वो अलग बात है, सारी हार गई, लेकिन अपने लिए वो पिच तैयार की थी। योगी आदित्यनाथ के लिए वो पिच तैयार करने की बात थी, लेकिन योगी आदित्यनाथ का खुद का पॉलिटिकल कैपिटल इतना मजबूत था कि कुछ नहीं टिका। वही प्रयास यूजीसी के माध्यम से और इन किसान आंदोलनों के माध्यम से दोबारा से यह प्रयास है कि उत्तर प्रदेश में नुकसान पहुंचाया जाए, क्योंकि पता है 29 तो दूर है, लेकिन 29 का रास्ता भी 27 से जाता है, तो वहां भी नुकसान कीजिए। और तीसरा, अविमुक्तेश्वरानंद। देखिए, कुछ लोग समर्थन में हो सकते हैं, कुछ विरोध में हो सकते हैं, कोई शंकराचार्य मान रहा है, कोई नहीं मान रहा है, आपके अपने विचार हैं। लेकिन वहां से भी जो संत हैं उनके सिग्नेचर कराए जा रहे हैं, और खुद उन्होंने अपनी पर्सनल लड़ाई योगी आदित्यनाथ के साथ ले ली है। अब कोई और लड़ेगा तो कहेंगे भैया देखो संत का विरोध हो रहा है। यहां तो ये दिखाने का प्रयास है कि संत का विरोध संत कर रहा है। अब पूरा माहौल तैयार किया जा रहा है कि ऐसे हो गया, वैसे हो गया, और योगी आदित्यनाथ के सामने जाकर स्वयं खड़े होने का प्रयास है। तो वहां से भी करने का प्रयास है। उसके बीच में एप्स्टीन फाइल लाई जाती है। वो अलग बात है जब अमेरिका ये सार्वजनिक कर देता है, ये एक लिस्ट की दुनिया के सारे राजनेताओं की कि कौन कौन एप्स्टीन में फाइल में थे, उसमें ना मोदी का नाम है ना हरदीप पुरी का नाम है, वो अलग चीज है। लेकिन एप्स्टीन फाइल जैसी चीजों का इस्तेमाल किया जाएगा। फिर निखिल गुप्ता को पन्नू के खिलाफ खड़ा कर कर कि भैया देखो उसने कह दिया प्लीड गिल्टी, और अब देखिए मोदी का आदमी था, जासूस बन के भारत से वहां आया था, पन्नू को मारने वाला था, डोभाल ने करवाया था, सब तैयार किया जाएगा। ये माहौल तैयार किया जाएगा। तो ये अब सरकार को देखना है कि पहले बात तो वो जो कम्युनिकेशन गैप इस सरकार में निरंतर रूप से 2014 से दिखाई दे रहा है, कैसे ठीक करती है। वो ठीक करना पड़ेगा, वरना आपको ये सब चीजें झेलनी पड़ेंगी। आपने 100 काम बहुत अच्छे किए होंगे, लेकिन अगर 2 गलत हैं तो चर्चा होगी उन 2 की भी। और कहीं गलती हुई है, ओन कीजिए, सुधार कीजिए, सीख लीजिए, आगे बेहतर कीजिए। क्योंकि जो जनता आपके साथ खड़ी है ना, आपके हर सही गलत जो भी आप मान लीजिए, किसी को सही लगती होगी, किसी को गलत लगती होगी, लेकिन हर सिचुएशन में आपके साथ खड़े हैं। क्योंकि आप एक विचार लेकर आए कि हम हिंदुत्व को, राष्ट्रवाद की बात कर रहे हैं, इसीलिए पब्लिक आपके साथ जुड़ी। तो वापस से ड्राइंग बोर्ड पे चाहिए, वापस से 2014 की स्थिति में जाकर खड़े होइए, और जो प्रॉमिस किया उसको डिलीवर कीजिए। कुछ किया है, कुछ रह गया है, और बहुत कुछ करना है। तो इतना ही कहूंगा कि सरकार को दोबारा से बैठना है चाहिए, एक नई बेहतर टीम के साथ। पुराने लोगों को भेजो संगठन में, जिनकी भूख खत्म हो गई है, जिनमें भूख है, उन लोगों को लाओ सरकार के अंदर, और चीजों को और बेहतर करो। और सरकार इन्फ्लुएंसरों के हिसाब से चलना बंद कर दे, और इन्फ्लुएंसरों पर रिएक्ट करना बंद कर दे। सरकार के हिसाब से चले तो ज्यादा बेहतर है। तो कम से कम 3 आंदोलन बड़े इस सरकार के सामने मुंह बाए खड़े हैं। अब ये टेस्ट है इस सरकार का, किस तरीके से इनसे पार पा पाती है। निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए अगला कुछ समय मुश्किल रहने वाला है, किस तरीके से पार पा। बहुत लोग अब नीचे कमेंट करेंगे, अरे योगी को लाओ, इसको लाओ, उसको लाओ। आपके अपने विचार हैं, बहुत अच्छी बात है, आपको वो चीज सही लगती है, बहुत अच्छा है, कोई विरोध नहीं है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ अंतिम बात यह है कि भावनाओं में बहने से पहले रील, कमेंट, इन सब चीजों से, मेरी खुद वीडियो से पहले अपना विवेक लगाएं, तब निर्णय लें कि चीजें क्या सही हैं और क्या गलत है, और क्या कोर्स करेक्शन हो सकता है। खैर, यूजीसी पे अगर और कुछ भी डेवलपमेंट आती है इस किसान आंदोलन पर, या जिस पर भी और कुछ बड़ी अब डेवलपमेंट आएगी, वो आपके सामने लेके आता रहूंगा। अगर आपको वीडियो विश्लेषण अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और शेयर करना मत भूलिएगा। और हाँ, आपके हर क्रिटिसिज्म, हर आशीर्वाद का स्वागत है, लेकिन जो भी व्यक्ति कमेंट सेक्शन में या कहीं पर भी गाली गलौज करेगा, तो भैया ब्लॉक होने में समय नहीं लगेगा। बाकी आपको बेहतर शब्दों में अपनी जो भी बात रखनी है, सबका स्वागत है। जय हिंद, जय भारत।